आर्डिनो क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज 7 को कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंतर्गत आज आपको आर्टिकल 12 बताएंगे जो डील करता है स्टेट को। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जब हम देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स की बात आती है। अब ये आर्टिकल 12 में स्टेट्स का क्या मतलब है, स्टेट किसको कहेंगे और ये स्टेट वर्ड आर्टिकल 12 में क्यों दिया गया और इसको क्यों समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हु इज़ स्टेट। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि जब हम आर्टिकल 13, 14, 15, 16 जब कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ आप देखिएगा टर्म यूज़ होता है स्टेट। जैसे आप आर्टिकल 13 देख लीजिए, वहाँ लिखा होगा क्या, स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। स्टेट कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाए। तो वहाँ टर्म स्टेट यूज़ हो गया। आर्टिकल 14 आप देखेंगे तो वहाँ राइट टू इक्वालिटी और इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की बात आती है। तो स्टेट क्या करेगी, किसी को डिनाई नहीं करेगी, सबको इक्वल राइट्स मिलेगा। ठीक, कानून के नज़र में सब एक समान होंगे। और आर्टिकल 15 देखें तो स्टेट क्या कर सकते हैं, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, चाहे वो रिलीजन के आधार पे, चाहे वो बर्थ के आधार पे, चाहे वो सेक्स के आधार पे, चाहे वो कास्ट के आधार पे, उसको क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और आर्टिकल 16 भी देखेंगे तो वहाँ पे भी टर्म यूज़ स्टेट का यूज़ हुआ है। तो ये आर्टिकल 12 इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज आपको हम आर्टिकल 12 को बताएंगे कि स्टेट का मतलब क्या होता है और स्टेट किसको कहेंगे। और देखिए ये क्या आर्टिकल 12 में स्टेट्स की बात आती है तो क्या है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, संविधान हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, किसके अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट, ताकि स्टेट कोई ऐसा लॉ ना बना ले जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या वायलेट ना हो जाए। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट दी स्टेट भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट स्टेट तो समझ में आता है कि स्टेट ने अगर किसी प्रकार का कानून बना दिया जिससे हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेट हो गया, लेकिन इंडिविजुअल कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही कर सकता है। जैसे अंडर आर्टिकल 19 आप देखते हैं तो राइट टू क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमें क्या है, बोलने का अधिकार है। तो वहाँ पे कोई व्यक्ति अगर कहे कि नहीं तुम ये बात नहीं कह सकते हो, तुम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख सकते हो, तो वो इंडिविजुअल व्यक्ति हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है क्या। तो याद रखिएगा आप, सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट स्टेट नहीं, क्या बोलते हैं, स्टेट के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं, एक इंडिविजुअल व्यक्ति के अगेंस्ट भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट का क्या प्रोविज़न है और इसका क्या मतलब है। देखिए कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो वो क्या कर रहा है कि फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, गारंटी कर रहा है यहाँ के नागरिक के लिए। इन द इवेंट एनी फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड और इन्फ्रिंज द सिटीजन्स कैन इन्फोर्स हिज फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द स्टेट। कोई अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुआ तो वो क्या कर सकता है, इन्फोर्स करा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को अगेंस्ट दी स्टेट्स। वो क्या कर सकता है, रीट फाइल कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 हाई सुप्रीम कोर्ट में और 226 हाई कोर्ट में जाकर के। अब ये सवाल आता है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स दी स्टेट्स, हम किसको स्टेट्स मानेंगे, एंड व्हाट आर दी अथॉरिटीज़ डेट कम विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट्स, और कौन कौन अथॉरिटी स्टेट्स के मीनिंग के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 के जो स्टेट्स का मीनिंग बताया गया है, डिफिनेशन बताया गया, उसको हम समझ लेते हैं। क्या कह रहा है, देखिए द टर्म स्टेट हैज़ नॉट बी डिफाइंड रेदर इट इज़ एन इंक्लूसिव डिफिनेशन अंडर आर्टिकल 32। स्टेट टर्म डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन अंडर आर्टिकल 32 में स्टेट बता दिया गया कि किस किस को हम स्टेट मानेंगे। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, प्रमोशन के लिए और इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, उसके अंतर्गत आर्टिकल 12 को, स्टेट को समझना बहुत ज़रूरी है। द टर्म स्टेट इज़ वाइटल सिग्निफिकेंस एट आर्टिकल 30। अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें तो वो क्या करता है, लॉ इंक्लूड्स के बारे में बताता है कि लॉ किसको मानेंगे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या था, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, वो आर्टिकल 13 में बताया गया। तो कहता है क्लास 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बार्स द स्टेट फ्रॉम मेकिंग पासिंग एनी लॉ विच इन्फ्रिंज ए फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 13 में कह रहा है क्लास 2 में कि ये जो पार्लियामेंट्स है,
ये कुछ ऐसा कानून नहीं बनाएगा या स्टेट को ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ठीक है। अंडर आर्टिकल 36 द सेम मीनिंग इज एडॉप्टेड अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर फॉर द implementation of डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर पर्पस पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम लोग पार्ट 4 देखते हैं तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, इट डज नॉट अप्लाई पार्ट 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पार्ट 14 क्या कहता है उसको भी समझना जरूरी है, तो उसको हम देख लेते हैं कि पार्ट 14 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं हम। तो पार्ट 14 जनरली क्या कहता है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का, कंटेन प्रोविजन फॉर द रेगुलेटिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन टू द पब्लिक सर्विस अंडर द यूनियन इन स्टेट्स। पार्ट 14 इसकी बात करता है, जो क्या बोलते हैं ये अप्लाई वहाँ नहीं होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम कि स्टेट के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे। तो सबसे पहले कौन है, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, जो हमारा सरकार और पार्लियामेंट वो आ जाएंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन, ये स्टेट में आएंगे, इनको स्टेट माना जाएगा अंडर आर्टिकल 12। और आगे देखते हैं द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। तो यूनियन की तो बात हमने कर लिया, लेकिन बिहार सरकार और बिहार सरकार के जो लेजिस्लेचर है या फिर कि कोई भी स्टेट है, वहाँ के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, उनको स्टेट माना जाएगा अंडर आर्टिकल 12। और क्या है आगे देखिए, ऑल लोकल अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ है जो भारत क्षेत्र के अंतर्गत है, उनको भी क्या माना जाएगा, स्टेट माना जाएगा विद इन अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आगे देखिए, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सारे लोकल और अदर अथॉरिटीज़ जो किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको भी क्या माना जाएगा, स्टेट माना जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, द टर्म स्टेट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। अगर स्टेट की बात करें तो उसमें इंक्लूजन है कौन, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव को भी हम क्या मानेंगे, स्टेट मानेंगे। इट इज़ देयर फॉर द एक्शन ऑफ दिस बॉडीज डेट कैन बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट्स एज वायलेटिंग ऑफ द फंडामेंटल्स। ऐसा क्यों, अगर इन्होंने किसी प्रकार का कानून ऐसा बनाया जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट हम क्या कर सके, कोर्ट में जा सके। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या माना गया, स्टेट माना गया। एक टर्म आया अथॉरिटीज़। अब अथॉरिटीज़ किसको मानेंगे उसको देख लेते हैं। अथॉरिटीज़ मीन्स ए पर्सन और बॉडी एक्सरसाइज पावर टू कमांड इन द कंटेक्स्ट। द वर्ड अथॉरिटी मीन्स टू मेक लॉ। तो अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ, उसके पास पावर किस चीज़ का, कमांड का, और वो क्या कर सकता है, मेक लॉज, कोई कानून बना सकता है, कोई ऑर्डर पास कर सकता है, कोई रेगुलेशन बना सकता है, कोई बायलॉज बना सकता है। बायलॉज का मतलब क्या हुआ, कोई लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा कोई पार्टिकुलर जगह के लिए कोई कानून अगर पास किया गया, वो लॉज वहीं पे एप्लीकेबल होगा, उसको बायलॉज कहते हैं। और किसी प्रकार का नोटिफिकेशन, इसको क्या बोलेंगे, अथॉरिटीज़ के अंतर्गत आ जाते हैं ये। ठीक है, इनको भी क्या माना जाएगा, अथॉरिटीज़ को स्टेट माना जाएगा। अगर स्टेट इसे नहीं माना जाए तो ये फिर लॉ नहीं बना पाएंगे। और आगे देखते हैं और क्या है आगे, लोकल अथॉरिटीज़। तो लोकल अथॉरिटीज़ किसको मानेंगे, लोकल अथॉरिटीज़ एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 सब सेक्शन 31 ऑफ द जेंडर क्लाउज एक्ट रेफर्स टू अथॉरिटीज़ लाइक। तो लोकल अथॉरिटीज़ किसको मानेंगे, जो जनरल क्लाउज एक्ट के सेक्शन 3 सब सेक्शन 31 में डिफाइंड किया गया है, उसको लोकल अथॉरिटीज़ मानेंगे। कौन कौन, म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड माइनिंग सेटलमेंट्स। इन सारे जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं रेड कलर में, ये लोकल अथॉरिटीज़ के अंतर्गत माना जाएंगे, जो अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 31 ऑफ जेंडर क्लाउज एक्ट इसको डील करता है। ठीक है, अब देखते हैं अदर अथॉरिटीज़ किसको कहेंगे। तो अदर अथॉरिटीज़ जिनको स्टेट माना गया है अंडर आर्टिकल 12, तो क्या कहते हैं देखिए, इंक्लूड्स ऑल अथॉरिटीज़
क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे अथॉरिटीज़ जिनको संविधान के द्वारा क्रिएट किया गया और स्टेट्यूट्स या किसी कानून के द्वारा बनाया गया, ऑन हुम पावर्स आर कन्फर बाय लॉ, और जिसको क्या दिया गया, शक्ति दिया गया, किसके द्वारा, कानून के द्वारा। इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट, ये ज़रूरत नहीं है, द स्टेचुटरी अथॉरिटी शुड बी इंगेज इन गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कोई सरकारी काम में बिजी है या नहीं है, या सरकारी कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत उसको अदर अथॉरिटीज़ में स्टेट माना गया अंडर आर्टिकल 12। अब कुछ केस लॉज है वो देख लेते हैं। ये बहुत 2-3 केस लॉज मैंने इंपॉर्टेंट डील किया है, इसको आप किताब में देखेंगे और आपको बहुत सारे केस लॉज मिलेंगे, आप उसको देखेंगे। एक है अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब, ये 1981 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें क्या कहा देखिए, द कोर्ट हेल्ड दैट ए सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1998 इज ए स्टेट। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई सोसाइटी रजिस्टर्ड है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको स्टेट माना गया। ठीक है, दूसरा केस देखते क्या है, नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये 1967 है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, यह कहा गया है द क्वेश्चन वेदर द जुडिशरी कम्स अंडर द वर्ड स्टेट्स और नॉट वर कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये सवाल आया कि क्या जुडिशरी को स्टेट में काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो इसमें इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना कुछ ऐसा कोई खास ओपिनियन नहीं दिया था, लेकिन एक इसके नीचे एक केस लॉ है जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि जुडिशरी को हम क्या मानेंगे। तो व्हेन द जुडिशरी डूइंग जुडिशियल वर्क, अगर जुडिशरी कोई जुडिशियल वर्क कर रहा है तब उसको क्या माना जाएगा, स्टेट माना, क्या वो स्टेट नहीं माना जाएगा, सॉरी। लेकिन अगर जुडिशरी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही है तो उसको स्टेट माना जाएगा। इस केस में ये बताया गया था। तो मैंने आज आपके इस वीडियो में आपको आर्टिकल 12 के बारे में एकदम ब्रीफ में पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है। आपको हमारे क्या बोलते हैं इस सीरीज में, जो सीरीज़ 7 है, आपको अगर इसके सीरीज़ 1 to 6 देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जा कर के आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब वहाँ जाके टोटल सीरीज को आप देख सकते हैं। आपको उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा। प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम अच्छी आपको वीडियो बना सके तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन नो क्लासेस।